राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे पर अभ्यर्थी और छात्र लामबंद। छात्र आंदोलन को बुद्धिजीवियों का भी मिल रहा समर्थन। बढ़ता कारवा इंसाफ की मांग तेज। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की स्थिति और खनन क्षेत्र के पिछड़ेपन पर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू का रांची पहुंचने पर हुआ स्वागत। सरायकेला खरसावां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 22 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सली गिरफ्तार। AK-47 समेत अन्य हथियार बरामद। पूछताछ के लिए लाए गए राज्य। और राज्य के कई जिलों में 8 अगस्त तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी। तापमान गिरने के आसार। बारिश की बढ़ी रफ्तार से वर्षा आंकड़ों में और सुधार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। विपक्ष का आज भी सदन में हंगामा जारी रहा। लोकसभा में हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सदन में अव्यवस्था बनी रही। राज्य में छात्रों और अभ्यर्थियों के आंदोलन को जहां डॉक्टर, इंजीनियर्स और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग सहानुभूति जताते हुए उन्हें समर्थन देने रांची पहुंच रहे हैं, वहीं नियुक्ति घोटाले की परतें भी खुल रही है। कई अभ्यर्थियों ने 9 से 13वीं JPSC परीक्षाओं में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अब सभी पीड़ित तथा प्रभावित अभ्यर्थी इस विषय पर लामबंद होते दिख रहे हैं, जिससे सरकार और परीक्षा एजेंसियां घेरे में हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और घोटाले को लेकर छात्र पिछले 12 दिनों से आंदोलनरत हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इस तरीके से फ्रंट में बैठकर स्लोगन के साथ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग बैनर पोस्टर बनाने के काम में लगे हुए हैं। ये देखिए, एक एक ग्रुप छात्रों ने अपने अपने काम बांट लिए हैं कि किस तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और बाकायदा वो जो एक कह सकते हैं कि पंपलेट बनाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बना रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? झारखंड में मेगा सेल लगा हुआ है, नौकरी बिक रही है, जवानी बिक रही है, जल बिक रही है, जमीन बिक रही है, उसी पे हम लोग व्यंग्यात्मक पोस्टर बना रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं पोस्टर के जरिए? क्या भैया, आप लोग पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सभ्य हैं। हम लोग झारखंड के सभ्यता को दिखा रहे हैं। हम लोग झारखंड हमेशा पिछड़ा रहा है, कोई जानता नहीं है। आज हम लोग को मौका मिला है बताने का हम लोग क्या है, कौन है। हम लोग सभ्य तरीके से पूरे 100% यकीन के साथ कह रहे हैं हमारा सारा मांग पूरा होने वाला है, क्योंकि ये जो शोषण हम लोग का है झारखंड बनने से ही चालू हो चुका है, लेकिन ये 2019 के बाद से जो शोषण है ना, वो चरम स्तर पर पहुंच गया है ये शोषण। और इस तरीके से पंपलेट बनाकर इन लोगों ने इस आवाज को सरकार तक बनाने का जिम्मेदारी निभाया। क्या कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? ये हम लोग का आखिरी प्रयास है। हम लोग बहुत बार प्रयास किए, लेकिन हम लोग ये जो भीड़ देख पा रहे होंगे, लोगों में इतना रुचि देख पा रहे हैं, ये आखिरी है। देखिए, इस बार आर पार का लड़ाई है। तो ये आर पार की लड़ाई है और इस आर पार की लड़ाई के जरिए इन लोगों ने एक तरीके से झंडा बुलंद कर दिया है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार इन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं, जिसमें से आमरण अनशन भी शामिल है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आमरण अनशन लगातार धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और अपनी बात को। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी बात ये लोग कह रहे हैं, ये जो पंपलेट तैयार कर रहे हैं, उसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात करते हैं, जिसमें लिखा है कि मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत वक्तव्य लोगों से ना दे, ऐसा ये अपील कर रहे हैं। दूसरी बात, आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर भी अपनी बात रखें। जितने भी लोग यहाँ छात्र मौजूद हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप शालीनता बरतें। तीसरी बात, हमारी लड़ाई व्यवस्थाओं में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें, मतलब किसी के खिलाफ आप गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें। इस तरह की बातें की जा रही है। अपने वक्तव्य में अपशब्दों का प्रयोग ना करें। तो समझ सकते हैं कि झारखंड पूरे देश को एक मॉडल दे रहा है कि किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जो ये आखिरी हथियार जो अपना है उसका भी इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर देखिए आप, ये 4 जो छात्र हैं ये आंदोलन के जरिए अब भूख हड़ताल पर हैं और इनके भूख हड़ताल का आज ये दूसरा दिन है। किस तरीके से आप लोग अडिग रहेंगे अपने मांग पे? हम लोग को जब तक सरकार हम लोग की मांगे क्यों नहीं पूरी कर लेती, तब तक हम लोग यहाँ पे अड़ी रहेंगे, अन्न त्याग देंगे,
जिस दिन हम हमारी मांगे को पूरी हो जाएगी उस दिन हम अन्न ग्रहण करने का कोशिश करेंगे। अन्न अब तभी लेंगे ये मुंह में जब इनको न्याय मिलेगा। किस तरीके से आगे? जी देखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी रणनीतियाँ हमारी बन रही हैं, हम लोगों ने बहुत सारी रणनीति बना के देखी, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है बातों को। कुछ भी हम बच्चों के हित में नहीं सोच रही है, तो ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने, क्योंकि अब बच्चों के पास उतनी हिम्मत नहीं रही है। सारी चीज़ें हम लोगों ने करके देख लिया। एकमात्र आखिरी रास्ता हमारा ये अनशन बचा हुआ था, तो हम लोगों ने अन्न त्याग दिया है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को सुन ले। आप गार्जियन हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हम देखना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, आप किस तरह से अपनी गार्जियनशिप को निभाते हैं। हड़ताल के जरिए इन लोगों ने जो आंदोलन को है उसे उग्र रूप बनाने का स्वरूप तैयार किया। देखिए लगातार किस तरीके से बापू की प्रतिमा इनके साथ है, बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तमाम जो ऐसे लोगों की प्रतिमाओं के साथ इन लोगों ने आखिरी हथियार के रूप में अब आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश और जद्दोजहद में लगे हुए हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, रांची। मांगों पर जोर देने के लिए धरना स्थल पर कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार को लगातार घेर रहे हैं। पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता श्री महतो ने हालांकि आज जल ग्रहण किया। पत्रकार से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब तक भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और अभ्यर्थियों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 26 सालों से कई लगातार ये ऊपर जो है 26 सालों में 26 सालों में एक काम नहीं है। जब हम लोग यहाँ पढ़ करके एग्जाम दिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खनन क्षेत्रों के पिछड़ेपन, डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग और रिम्स की स्थिति पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया और लेख के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हालिया सारंडा क्षेत्र की यात्रा के दौरान वे जमीनी हकीकत से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने देखा कि डीएमएफटी फंड के जरिए स्थानीय विकास के लिए आए 1000 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं है। स्थानीय लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। श्री मरांडी ने इन कोताहियों की जवाबदेही तय करने पर बल दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि रिम्स की दुर्दशा मरीजों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो रही है। वार्डों में पानी भर गया है और चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है। स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो सरकार मौजूदा रिम्स की व्यवस्था तक नहीं संभाल पा रही है, वह आदिवासियों की जमीन लूटकर रिम्स 2 बनाने की बात कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू का रांची पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री राजू झारखंड प्रवास के क्रम में कई कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। रांची एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर स्वागत करने वालों में मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। सुरक्षा बलों को सरायकेला खरसावा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। चांडिल और कांड्रा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 22 लाख के 3 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से AK-47 पिस्टल समेत अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इन्हें गिरफ्तार कर रांची लाया गया है, जहां आधिकारिक रूप से इस उपलब्धि की पुलिस द्वारा जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि हाल के दिनों में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेज गति से आगे बढ़ा है। रांची में जहां पिछले दिनों कई नक्सलियों ने हथियार डाले, वहीं धनबाद से बिसिर बेसरा समेत 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी। जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग अलग कांडों में संलिप्त कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में घटित हत्याकांड से संबंधित है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर रेकी में इस्तेमाल बिना नंबर प्लेट स्कूटी को भी बरामद किया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वहीं दूसरा मामला
संकोच साई चेन छिनतई कांड से संबंधित है। कांड में संलिप्त 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से सोने की चेन, लोडेड देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 40,000 रुपये नकद, सोने का टुकड़ा, 4 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 1 कीपैड मोबाइल फ़ोन और 1 डोंगल बरामद किया गया है। पुलिस की टीम के द्वारा और रेड करने के क्रम में 3 लोग वहां से बरामद हुए, गिरफ्तार हुए, जिनमें बादल हरदीप सिंह और राजा बनर्जी उनको बड़ा चेला। तीनों का आपराधिक इतिहास है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई और किस स्थिति में ये लोग वहां से पकड़े गए। तो ये लोग एक और आपराधिक कृत्य को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, सोने की एक चेन, 1 सोने का टुकड़ा, 40,000 रुपए, डोंगल और 3 एंड्रॉइड और 1 छोटा मोबाइल फोन। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आज राज्य में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, जिसे वोटर अपने संबंधित बूथों पर जाकर देख सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य में 20 जून से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 30 जून से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन प्रपत्र से जुड़े काम हुए थे और अब प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आज शाम प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। आज से ही दावा आपत्ति का चरण भी शुरू हो रहा है, जो 4 सितंबर तक चलेगा। इसमें 18 और ये सबसे अनुरोध है, फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें। आज का डेट में आप ECI नेट के माध्यम से ऑनलाइन में ही एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। इसलिए सभी पात्र भारत नागरिक से अनुरोध है, आप कल से फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें। समय रहते हुए आपका फॉर्म का सबमिट करने के लिए सुनिश्चित करें। इधर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए राज्य में सोशल मीडिया पर आज न्यू वोटर्स हैशटैग अभियान चलाया गया। गिरिडीह समेत कई जिलों में इस अभियान में युवाओं ने भागीदारी कर सभी पात्र वोटरों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस वर्ष 1 अक्टूबर को जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष हो गई है, वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। अन्य पात्र नागरिक भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। राज्य के कई क्षेत्रों में 8 अगस्त तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज भारी बारिश के आसार हैं। हवा की रफ्तार भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। कल से लेकर 8 अगस्त तक भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में सर्वाधिक 166 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में बारिश की बढ़ी रफ्तार से वर्षा आंकड़ों में थोड़ा सुधार हुआ है और मानसूनी सीजन में वर्षा की कमी अब 27% रह गई है। गिरिडीह जिले में वज्रपात ने भारी तबाही मचाई है। जिले के अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। सबसे दर्दनाक हादसा देवरी थाना क्षेत्र के देव पहाड़ी में घटी, जहां 4 किशोरों की जान चली गई। यहां गोसाई आहार के पास बैठे 4 किशोर वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं तिलहडी गांव में खेत में काम कर रहे संतोष तिवारी की भी वज्रपात से मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। और एक तिलेडी में भी हुआ, अभी हॉस्पिटल में है, वहाँ पे भी जा रहे मिलने के लिए। बहुत दुखद घटना है मेरे क्षेत्र के लिए। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर भूधसान से करीब आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए। सिलेक्टेड गोविंदपुर में अचानक भूधसान से अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। भूधसान की चपेट में आने से घरों में रखे सामान, घरेलू सामग्री और एक मोटरसाइकिल जमीन में समा गई। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। प्रभावित परिवारों ने जिला प्रशासन और सरकार से सहायता की गुहार लगाई है। लाइन में कुछ तार हो जाएगी, भाग के बाहर निकले, तब तक घड़ा जैसे वहाँ निकले तैसे ऊपर से हरा।
रिजर्व बैंक ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट और नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। श्री मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता कर समिति के महत्वपूर्ण फैसलों से पत्रकारों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि निर्यात में वृद्धि और अन्य पहलुओं की वजह से भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate shall remain unchanged at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. रांची में डूरंड कप टूर्नामेंट की वजह से फुटबॉल का रोमांच लोगों को रोमांचित कर रहा है। कल भी मोरहाबादी स्थित स्टेडियम में ग्रुप सी में दिल्ली स्पोर्टिंग और जमशेदपुर एफसी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें दर्शकों को उम्दा फुटबॉल देखने को मिली। दिल्ली स्पोर्टिंग क्लब ने यह मैच 2-1 के अंतर से जीता। गौरतलब है कि शुरुआती 2 मैच जमशेदपुर एफसी ने जीते थे। यह रांची में उसकी पहली हार है। रांची में अब अगला मैच 7 अगस्त को दिल्ली स्पोर्टिंग क्लब और डिफेंडर्स एफसी के बीच होगा। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से देश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर परचम लहरा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुक्केबाजों और अन्य खिलाड़ियों को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। दिल्ली में आयोजित अभिनंदन समारोह में स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 20 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए। आयोजित एक समारोह में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाजी दल को सम्मानित किया। इस दौरान प्रीति पवार, लवलीना बोरगोहेन, जैस्मीन लांबोरिया और साक्षी चौधरी समेत सभी पदक विजेताओं को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों और उनके कोच से बातचीत के दौरान मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों के अपने अनुभव साझा किए और भविष्य के लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टीम की क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय मुक्केबाज एशियाई खेलों और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि इन प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार और खेल मंत्रालय हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। देश की आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना है। अभी एशियन गेम्स में हमें गोल्ड लेके ही आना है। सभी को ये जज्बे के साथ एशियन गेम, अभी तो आपका मॉरल बूस्ट है और डिमोरलाइज होना ही नहीं है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 5 अगस्त साल 1963 को आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के दस्तावेज पर सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मॉस्को में हस्ताक्षर किए थे। शीत युद्ध के कारण इन देशों के बार-बार परमाणु हथियारों के परीक्षण के कारण बढ़ते तनाव से यह संधि अस्तित्व में आई। इस संधि ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर और अंतरिक्ष में प्रतिबंधित कर दिया। संधि के तहत भूमिगत परीक्षण की अनुमति थी, लेकिन बाद में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि लागू होने के बाद साल 1996 में इसे भी प्रतिबंधित किया गया। अमेरिका इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। उसकी ओर से राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हस्ताक्षर किए। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। 5 अगस्त साल 1962 को दक्षिण अफ्रीका के प्रख्यात राजनेता नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया गया। साल 1918 में दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में जन्मे मंडेला दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार रहे। वर्ष 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मंडेला ने अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए एक लंबा संघर्ष किया।
वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। वर्ष 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साल 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सुल्तानगंज से देवघर की कांवर यात्रा शिव भक्ति का अनूठा उदाहरण है। उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर कांवरिये लगभग 105 किलोमीटर की कथित पैदल यात्रा तय कर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं। श्रावण मास में बिहार के सुल्तानगंज का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थित अजगैबीनाथ महादेव मंदिर और नमामि गंगे घाट से श्रद्धालु पवित्र गंगा जल भरकर बोल बम के जय घोष के साथ देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। मान्यता है कि सुल्तानगंज से लिया गया गंगा जल बिना कहीं रखे बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया जाता है। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। करीब 108 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा बिहार और झारखंड की धरती को आस्था के सूत्र में जोड़ देती है। महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे, हर आयु के श्रद्धालु नंगे पांव इस कठिन यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। सावन की अष्टमी का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता गौरी की आराधना कर श्रद्धालु परिवार के सुख, सौभाग्य और मंगल की कामना करते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे कांवरिया पथ पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और विश्राम की व्यापक व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी, पेयजल, चिकित्सा शिविर, शौचालय और विश्राम स्थलों के साथ इस बार पहली बार AI आधारित निगरानी प्रणाली भी लगाई गई है, जिससे पूरी यात्रा पर रियल टाइम नजर रखी जा रही है। जीविका दीदियों द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई भी श्रद्धालुओं को घर जैसा भोजन उपलब्ध करा रही है। श्रावणी कांवर यात्रा केवल सुल्तानगंज से देवघर तक की पदयात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और अटूट विश्वास की वो परंपरा है जो सदियों से करोड़ों शिव भक्तों को एक सूत्र में जोड़ती आई है। हर कदम पर गूंजता बोल बम और हर हृदय में बसते बाबा बैद्यनाथ, यही इस महायात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा और पहचान दिलाने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू की है। इस चैलेंज के तहत क्रिएटर्स को अपने जिलों की अनूठी संस्कृति, विरासत और परंपराओं को दिखाने वाली लघु वीडियो या अन्य कंटेंट बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए 31 अगस्त तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती है। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा चंडीगढ़ में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपने जिले की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर या पर्यटन से जुड़े 1 से 3 मिनट के वीडियो को तैयार करना होगा। इच्छुक प्रतिभागी प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर माई वेब्स के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने युवाओं और रचनात्मक प्रतिभाओं से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र की अनूठी पहचान और विरासत को दुनिया के सामने लाने के इस अनूठी पहल से जुड़े। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का देश भर में प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश के 50 लाख घरों तक पहुंच चुकी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक अगले 31 मार्च तक इस योजना को 1 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय के मुताबिक गत जुलाई महीने में 5 लाख से अधिक परिवारों को PM सूर्य घर योजना का लाभ मिला है। योजना के तहत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है और ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। 25,000 से अधिक केंद्र सरकार के भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारों के भवन अब छतों पर लगे सोलर पैनल से संचालित हो रहे हैं। 50 लाख घर PM सूर्य घर योजना के माध्यम में पहुंचने के लिए जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का हार्ड वर्क इन्वॉल्व है और एफर्ट इन्वॉल्व है,
उसमें हमारे यहाँ का जो पीएम सूर्यघर टीम, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्कॉम्स, सारे वेंडर्स, ये सब का हार्डवर्क इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस और अडॉप्शन ऑफ दिस स्कीम ये काफ़ी बढ़ा रहा है। पहले दिन हुआ करते थे जब 45-46 दिन में सिर्फ 1 लाख घर ऐड होते थे। आज के दिन 6 दिनों में 1 लाख घर एडिशन हो रहा है। तो ये हम आशा करते हैं कि आगे के दिन में ये जो पेस है इसी तरह मेंटेन रहेगा, जो हमको हेल्प करेगा 31 मार्च 2027 तक 1 करोड़ हाउस होल्ड कवर करने का। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कल नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान किसान नेताओं ने एथेनॉल के समर्थन में कई सुझाव दिए। श्री चौहान ने कहा कि एथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा जहां मजबूत होगी, वहीं इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुलाकात के क्रम में एमएसपी बाजार और राष्ट्रीय कृषि नीति सहित कई विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर अभ्यर्थी और छात्र लामबंद। छात्र आंदोलन को बुद्धिजीवियों का भी मिल रहा समर्थन। बढ़ता कारवा इंसाफ की मांग तेज। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की स्थिति और खनन क्षेत्रों के पिछड़ेपन पर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू का रांची पहुंचने पर हुआ स्वागत। सरायकेला खरसावा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 22 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सली गिरफ्तार। AK-47 समेत अन्य हथियार बरामद। पूछताछ के लिए लाए गए रांची। और आज के कई जिलों में 8 अगस्त तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी। तापमान गिरने के आसार। बारिश की बड़ी रफ्तार से वर्षा आंकड़ों में और सुधार।